Yes. Good evening, students. Welcome to the channel Chemistry Rhythm. Chemistry Rhythm, and I am Rhythmkar. And today we are moving to the last lecture on the ionic equilibrium to say tata bye bye to this chapter. So let's get ready with me for this awesome creation of this chapter. So for this, I will be sharing my screen and let's look over to my presentation for this. So, bache, here you could see that I had presented. Just give me a minute. Just give me a minute, miss. Hope you are able to see my screen. So, bache, today's topic is solubility and solubility product. First of all, we have to start with this. For this, I will be slide showing my creative panel. Just give me a minute. Yeah. So, bache, today's topic is about, write down, solubility product. And we are this, first of all, if I talk about the solubility and solubility product, the number of moles of the solute in 1 liter of the saturated solution is defined as solubility. तो हम बेसिकली solubility कहते हैं किससे है? हम solubility उसे कहते हैं कि लेट सपोज मैंने कुछ नंबर ऑफ कि मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स डाल दूं सल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी. मतलब लेट सपोज मेरे पास नमक है और मेरे पास बीकर है. मैं नमक बीकर में ऐसे डाली जा रहा हूं और वो पानी के साथ मिक्स हो रहा है. अब मैं 1 मोल ऑफ वाटर में कितना नमक मिक्स करूं कि वो घुल गया है, उसके मतलब क्रिस्टल्स भी नहीं अपीयर हो रहे हैं. दैट इज सॉल्युबिलिटी. So if I tell you about the solubility and solubility products, whether they are different or that we can conceive. So it is number of moles of solute in 1 liter of the saturated solution. It is defined as the solubility. The and you know the solubility and the solubility products. In this we have to discuss about the sparingly soluble salts. अब sparingly soluble salts क्या होते हैं? यस, ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं जो पूरे 100% डिसोसिएटेड नहीं होते, जैसे AgCl, AgBr, AgI एंड दीज ऑल द फॉस्फेट्स एक्सेप्ट S2 नेगेटिव. ये सारे सल्फाइड्स में S2 नेगेटिव के अलावा ये सारे सॉल्युबल स्पेरिंगली सॉल्ट्स हैं. ठीक है. और जैसे AgCl है तो ये Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है. अब स्पेरिंगली का मतलब क्या है? इसका मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो AgCl है वो 100% डिसोसिएटेड नहीं होगा. तो वो क्या नहीं होगा? इट विल नॉट डिसोसिएट 100%. ठीक है. ये 100% डिसोसिएट भैया नहीं होगा. ये सब बच्चों को क्लियर है भैया? है ना? तो भैया अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला तेरे नाम थे फिर देखते मुनी. अब जो इसके के लिए जो अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखूं, न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl. अच्छा ये ना, अब मेरी बात सुनो, है तो ये वैसे लाइव स्ट्रीम, बट हो क्या रहा है, मेरी लाइव स्ट्रीम वाले सेक्शन में अपलोड नहीं होती. तो बेसिकली ये वाली जो मैं अपलोड करूंगा, दिस आई विल अपलोड इन, आप देख सकते हो वीडियो सेक्शन. तो वीडियो सेक्शन में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, साथ में लिंक PDF तो आपको मिलता ही है. ठीक है. तो इसमें आपका Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय AgCl. तो भैया ये हो गया K इंटू AgCl इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन.
आई होप इतना क्लियर हो गया है सब बच्चों को। या अब मैं बात करता हूँ AgCl की। देखो AgCl है वो Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा। लेट सपोज इसके कोई C मोल्स है तो C में से कोई S मोल्स डिसोसिएट होंगे और S और S फॉर्म करेंगे। अब अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता हूं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय KSP विच इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एंड व्हाट इट इज जस्ट कि मैं जब के इक्विलिब्रियम को उसके पूरे कंपाउंड के कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसे मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। भैया ये तो समझ आना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास के है इट इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन Cl नेगेटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl। सो K into the concentration of AgCl is Ag positive in concentration of Ag positive into concentration of Cl negative, and this will result into AgCl giving out Ag positive and Cl negative. Done. And this भैया ये जो KSP है इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। या आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। यस, आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गया है ना? ठीक है, ये क्लियर है ना सब बच्चों को? अब जो अब मैंने ना लेट कर लिया है कि मेरे पास कोई AX BY कोई कंपाउंड है और ये मुझे XA और YB कुछ दे रहा है, ये कुछ ऐसी फॉर्मेट होता है। देखो जिन बच्चों को नहीं पता अगेन फॉर देम आई आई यूज टू सी अ ब्लैंक स्क्रीन। हाँ जी, अगेन मैं एक ब्लैंक स्क्रीन उनके के लिए शो करूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। या अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं भैया, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जिन बच्चों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डाउट रहता है आई होप ये आपको अब समझ आ गया है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली कहने का मेरा मतलब क्या था, मेरा ओपिनियन क्या था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहने का। भैया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम जो के इक्विलिब्रियम है उसे पूरे कंपाउंड के कंसेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मुझे उसकी आयंस की कंसेंट्रेशन से इक्वेट कर दूंगा, दिस इज माय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें क्या डाउट है भैया? जी एस्पिरेंट्स केमिस्ट्री, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। या thank you for subscribing my channel. Okay, we have gained 2 subscribers now, and thanks जिन्होंने किया 3 subscribers I think. So thank you. आपको पूरा कंटेंट इधर मिलेगा for this year +1 and for next year +2. And these contents are being available in my pinned section. You can see here. So let I share you that screen कि जब आप मुझे मिलेगा आपको contact section मिलेगा. So here you could see the chemistry rhythm channel, and when you go into the playlist, okay, and you can see here the updated playlist, okay, and here you can see the playlist of ionic equilibrium today's session. तब तो मैंने दूसरा किया। थर्मोडायनेमिक्स का हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, पार्ट 2 आई विल डिस्कस सम अदर संडे। ionic equilibrium you can say ionic equilibrium पार्ट 5 का फर्स्ट पार्ट 5 का सेकेंड पार्ट, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम की दूसरी वीडियोस। आपको इसमें थर्मोकेमिस्ट्री की भी वीडियोस मिल जाएगी अगर आप वन शॉट वाले सेक्शन में क्लिक करोगे। तो इधर हमारे पास वन शॉट सेक्शन है, तो अगर आप वन शॉट सेक्शन में क्लिक करोगे आपको ये पूरे वीडियोस मिलेंगे। ओके, एंड इन सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक्स प्रोवाइड होते हैं, ये वन शॉट वाले में नहीं होंगे अवेलेबल। पर अगर आप वैसे मेरे देखोगे हर एक वाले में, लेट सपोज ये वाला है तो इस वाले में आपने 62 व्यूज दिया, थैंक यू। हे जी तो ये वाला देखो, ये आपको एक वन ड्राइव नोट मिल जाता है एंड यू कैन सी हियर। अभी तो ये जैसे
जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप देख सकते हो ये ऐसे ऐसे है। तो ये एक एजुकेशनल चैनल है। एंड ये देखो हम साथ साथ में रिप्लाईज करते ही रहते हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग। अब अब बैक टू द स्टडीज। ठीक है। तो जिया एस्पिरेंट्स केमिस्ट्री चैनल में आपको हर एक कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लीज उसे अच्छी तरह देखा करो, क्योंकि हम अपने सेशंस को पूरे जीए लेवल और नीट लेवल के हिसाब से ही बनाते हैं। चाहे हमारा जो JEE लेवल होता है वो थोड़ा हायर होता है, क्योंकि हम एडवांस के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो। ठीक है। तो आई मैं बाकी टीचर्स जैसा इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, बट आई विल टेल यू दैट थिंग्स कि जो GAEE एडवांस मेंस एंड नीट को कवर करवाता है, ऑल्सो फॉर पोस्ट। ठीक है। तो बैक टू आवर स्टडीज। नाउ लेट अस डिस्कस वन अगेन। तो भैया ये मैंने कोई AX BY मान लिया। तो ये एक्स, ये मुझे क्या प्रोवाइडेंस दे रहा है? ये मुझे XAY प्लस प्लस कोई वाई प्लस कोई YB X-, समझ रहे हो? इधर A के नीचे X था तो A के आगे X मोल्स आने चाहिए। और जो दूसरा कंपाउंड है उसके नीचे जो हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक नंबर है उसका रेस टू पावर में प्लस आना चाहिए। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई टीचर नहीं बताता। अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग की बुक्स में ऐसी फॉर्मेट हो सकता है। AX BY XA Y पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो लेट सपोज इसकी कोई कंसेंट्रेशन C है तो C में से कोई S डिसोसिएट होगा। X × S बनाएगा और Y × S बनाएगा। तो KSP मेरा किसके इक्वल होगा? XS रेस्ट पार X, YS रेस्ट पार X। तो जो इसमें जो S होता है ना, ये इसकी या तो ये मोल पर लीटर में होता है या ये ग्राम पर ml में होता है। और अगर हमें ग्राम पर ml को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज वेरी सिंपल, आई थिंक कर लोगे ना। मोल मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो KSP मेरा क्या हो गया? X रेस्ट पार X, Y रेस्ट पार Y S। ये सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी X + Y। और ये हम सॉलिबिलिटी किससे मान रहे? कि कितना हमारा डिसोसिएट हुआ। दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द S। ये किन किन बच्चों को समझ आई? ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे प्लीज समझ लो। ठीक है। तो KSP सर क्या होता है? X रेस्ट पार X, Y रेस्ट पार Y, S रेस्ट पार X + Y। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, here I had given the examples of calcium carbonate, calcium, calcium, sorry, calcium phosphate, and just give me a minute, and iron ferric hydroxide। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनके मैंने वैसे दे दिए थे। अब लेट सपोज मेरे पास KSP ऑफ AgCl है 10⁻⁻10, and then you had to calculate its solubility product in ग्राम पर ml and मोल पर लीटर। तो भैया KSP क्या होता है? KSP इज S का स्क्वायर। बेसिकली KSP को मैं कैसे लिखूंगा? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। एंड अगर वो S और S ही है तो दैट इज बिकमिंग S स्क्वायर। अब मेरे पास जो 10⁻⁻10 है उसे S स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो S की वैल्यू 10⁻⁵ आई। अब S की वैल्यू 10⁻⁵ आई मोल पर लीटर में। पर मुझे तो भैया ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने वही बोला ना, इसे इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो। एंड दैट्स व्हाई यू आर बीइंग फॉर्मिंग द 14। अब जो एजी का मास होता है, इट इज 107 if I am not wrong, and it is 35.5। तो इधर से आप निकाल सकते हो 108 होता है, सॉरी 108 होता है। ठीक है। तो हेयर यू कैन से। अब ये वाला क्वेश्चन इज वेरी बेसिक लेवल भैया। अब हम KSP के बारे में डिस्कस करते हैं।
मेरी आवाज को आ रही है ना? अब जो केएसपी ऑफ अगर मैं बात करूं फी हाइड्रोक्साइड, इट इज इफ 4 into 10⁻⁻12, then you had to calculate the pH of the saturated solution of iron hydroxide. आयरन हाइड्रोक्साइड तो वो Fe2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव बनाएगा सर। देखो जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो हमारा बेसिकली है क्या, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। यस, यस बच्चे। अब जो इसका जो केएसपी होगा वो हम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें जो FeOH ट्वाइस है ये हमारा Fe2 पॉजिटिव में ब्रेक हो रहा है और 2OH नेगेटिव में। देखो ना इधर Fe के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड 2OH नेगेटिव है। तो लेट्स अगर मैं इसको इधर में से अगर टोटल ये लेट सपोज X है तो X में से कोई S डिसोसिएट हो रहा है, इधर S बन रहा है इधर 2S बन रहा है, तो मल्टीप्लाई करने वक्त क्या आएगा? अगर इसका केएसपी निकाल वो 4 ही आएगा क्योंकि 2 और 2 है। समझ रहे हो? तो इधर क्या आएगा 4S3। ये समझ आया केएसपी मैंने इसका कैसे निकाला? आई होप ये समझ आ गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। यस, चल बताऊंगा अभी। ठीक है। कि मेरा मोटिवेटर मेंटोर कौन है, मुझे कौन अच्छा मोटिवेट करता है, मैं आपको सब बताऊंगा, पहले ये समझ लो। आफ्टर दिस क्वेश्चन आई एम टेलिंग। ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है इतना थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। चलो लेट सपोज मेरे पास इधर था कोई एक्स, एक्स में से मेरा कोई एस डिसोसिएट हुआ तो इधर एस बना और इधर 2S बना। सर ये तो क्लियर है। अब सर इसका अगर मैं केएसपी निकालूं, केएसपी इसका क्या होगा? इफ आई एम आस्किंग यू केएसपी फॉर दिस, लेट्स एनालाइज हियर फॉर केएसपी। हियर इन द प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं इसका केएसपी निकालना चाहता हूँ तब तो आप समझते हो ना कि C माइनस एस से एस और एस बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर कि ये मेरे पास देखो ना केएसपी होता क्या है, एक्स रेस टू पावर एक्स वाई रेस टू पावर वाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। तो ये वाली चीज इस पे अप्लाई करो ना, 1 रेस टू पावर 1, समझ रहे हो? 1 रेस टू पावर 1 और y में मेरे पास क्या है 2, तो 2 रेस टू पावर 2, तो वो मेरे पास क्या बनेगा एस रेस टू पावर 1 + 2, तो वो मेरा क्या बन गया क्यूब बन गया, तो 4S³ बना ना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू। समझ रहे हो? समझ रहे हो भैया? कंटेंट स्क्रीन इज क्वाइट विजिबल, हाँ तो विजिबल ही होनी। और मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आई होप इतनी चीज सबको अंडरस्टूड होगी। यस, होगी है ना? तो यू तभी तो वो फॉर्मूला करवाया आपको, अदरवाइज मुझे करवाने की क्या जरूरत थी? तो यू हैड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला भैया। क्या है? अगेन एक्स रेस टू पावर एक्स वाई रेस टू पावर वाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिडंट थिंक इसमें कोई डाउट भी होना चाहिए आप। तो बस हमने जो 4 × 10⁻⁻12 है उससे 4S³ से इक्वेट कर दिया, एस की वैल्यू 10⁻⁻4 आई। तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या है 2S, तो 2 × 10⁻⁻4, तो POH क्या होता है? यस, व्हाट इज POH? POH पहले इसका निकालोगे क्योंकि हमने हाइड्राइड आयंस का निकाला है, हाइड्राइड आयंस बोल लो। तो दिस इज पी, पहले तो भैया इसमें क्या आएगा इसका पूरा लॉग से मल्टीप्लाई करो, लॉग ऑफ 10⁻⁻4 दैट माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4, तो 4 हो गया, माइनस ऑफ लॉग 2 तो मेरा 3.7 आया कि लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हमने से अप्रोक्सीमेटली 0.3 मान लिया।
तो ऐसे मैंने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं फटाफट। उसके बाद बच्चे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द solubility इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। सी दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको काफी बार पूछा गया आपके JEE एग्जाम्स में। तो कॉमन आयन के केस में वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग। चलो लेट्स डिस्कस। अगर आप इसका पीएच निकालोगे 10.3 आ रहा है आई थिंक, है ना, उस पिछले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आ गया भैया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर मेरे पास लेट सपोज हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन को बड़ा अच्छा समझाना है मैंने, तो भैया ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास KSP of AgCl है 10⁻⁻10, you have to calculate its solubility in pure water 0.2 molar NaCl and 0.5 molar AgNO3। तो अगर इसका KSP देखो, इसका KSP क्या होगा, S और S में डिसोसिएट करेगा, x रेज टू पावर 1, तो 1 रेज टू पावर 1, 1 रेज टू पावर 1 एंड S रेज टू पावर 1, 1 प्लस 1 तो S स्क्वायर ही होगा। तो 10 रेज टू पावर -10, तो S की वैल्यू तो भैया 10 रेज टू पावर -5 ही है। अब मुझे ये इसकी वैल्यू 0.2 मोलर NaCl में निकालनी है, तो AgCl को Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ो। लेट सपोज इसका कोई S1 है, तो इसका कोई S1 प्लस 0.2 होगा कंसेंट्रेशन। देखो ना, आपको अगर टोटल कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर NaCl के हिसाब से दी है, तो जो AgCl है वो Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा। Ag पॉजिटिव का S मान लिया, Cl नेगेटिव क्या बना, S1 प्लस 0.2। समझ गए। अब जो मेरे पास जो NaCl है, इट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जो इधर जो Na पॉजिटिव बनेगा वो 0.2 होगा एंड ये 0.2 प्लस S1 होगा। ये आपको रिमेंबर करने वाली चीजें तो है ही है। ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए आपको करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट करोगे तभी तो भैया समझ आएगा। टीचर उसी चीज को रट्टा बनवा दे फिर क्या फायदा। देखो सिंपल, मेरे पास लेट सपोज अगर मेरे पास AgCl है, तो Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा। अगर Ag पॉजिटिव का S1 मेरे पास है, जो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एंड ये S1 प्लस 0.2 है। अब जो NaCl है वो एक्चुअली मेरा कितना है, 0.2 मूल्य। ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल ऊपर वाली दी। अभी NaCl वाली में सर NaCl 0.2 मोलर है, जो Na पॉजिटिव होगा वो भी 0.2 मोलर होगा, पर जो Cl नेगेटिव है, जो क्लोराइड आयंस है, उसमें कोई S1 है। क्योंकि बच्चे हमेशा याद रखना कि जब भी मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात, यस यस, हमेशा याद रखना जब भी मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं, तो उसमें जो, देखो आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। When the ion product of the salt in solution is equal to solubility, चलो ये वाला मैं करवाऊंगा अभी। अभी के लिए इतना समझो। देखो बच्चे, NaCl है, उसका 0.2 मोलर डिसोसिएशन है, 0.2 मोलर में है। तो ये Na पॉजिटिव जो होगा वो भी 0.2 ml में होगा, पर जो सर जो Cl नेगेटिव है वो कैसे इतना बड़ा हो गया, है ना, वो कैसे इतना बड़ा हो गया, यही डाउट है ना। तो भैया जो Cl नेगेटिव है एक्चुअली वो कितना है, 0.2 प्लस S1, है ना, वही है 0.2 प्लस S1 ही तो है। सर पर इसमें मुझे कंफ्यूजन है। मैंने कहा भैया ध्यान से समझ, मैंने कहा Na पॉजिटिव अपने डेफिशिएंट अमाउंट में रहेगा जब ये डिसोसिएट होगा। देखो ना, NaCl इज इन बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना इसका। तो Na पॉजिटिव जो Cl क्लोराइड आयंस के ऐसे लपेटा होगा, है ना, लपेटा होगा। तो जो बेसिकली जो क्लोराइड आयंस होते हैं ना, उनका जो 0.2 होता है, और कुछ एक्स्ट्रा यू कैन से सॉल्युबिलिटी होती है उसमें। पर जो Na है उसकी सिर्फ 0.2 सॉल्युबिलिटी ही रहेगी। तो 0.2 प्लस S1 होगा। तो इसका जो KSP होगा इट इज 10⁻⁻2, एंड इसका हम कैसे बोलेंगे इसका हम बोलेंगे S1 इंटू S1 प्लस 0.2।
एंड इधर जो 0.2 है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S1। S1 बहुत ज्यादा कम है 0.2 के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भैया जो NaCl है एक्चुअली तो वो 0.2 मोलर का है ना, टूटेगा ऑब्वियसली उसकी कंसेंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब उस थोड़े के चेंज को मैंने क्लोराइड आयंस पे S1 लेट कर लिया, पर जो वो S1 होगा वो इतना ज्यादा कम होगा 0.2 के कि हम उस 0.2 प्लस S1 को अप्रोक्सीमेटली 0.2 लिख लेते हैं। इसलिए जब आप पूरा सॉल्व करते हो ना, ये सारा प्रैक्टिकल सिनेरियो है। थ्योरेटिकली जब आप सारा सॉल्व करते हो आपको, आप हमेशा अप्रोक्सीमेशन में Cl नेगेटिव आयंस को भी 0.2 मान लेते हो, पर ये चीज गलत है समझना। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब NaCl जब टूटता है ना, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है तो कुछ ऐसी सॉलिबिलिटी उसकी कंसेंट्रेशन एडअप हो जाती है, पर वो इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा छोटी सी होती है, जैसे छोटे छोटे नहीं होते आप, छोटी छोटी इतनी ज्यादा छोटी होती है कि उसकी कंसंट्रेशन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। और उससे मैंने S1 की कंसंट्रेशन निकाली, इट इज 5 × 10⁻⁻10 इसकी कंसंट्रेशन। और सिमिलरली कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको इधर दिया है, 0.5 मोलर ऑफ AgNO3 2 × 10⁻⁻10। तो ये सारी तो चीजें भैया क्लियर होनी चाहिए अब आप, है ना? समझ रहे हो? कोई बात नहीं, धीरे धीरे मूव आउट करोगे ना आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये देखो हमारी मॉड्यूल में ये सारा कुछ मेंशन होता है, आपको दिख नहीं रही होगी हमारे मॉड्यूल, और मैंने आपको दिखाने भी नहीं। तो AgCl है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, हाँ हाँ हाँ। पर भैया उसका S1 का कंसेंट्रेशन इसलिए मैंने आपको निकाल के देखा कि ये 10⁻−10 है और का 0.2 है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन को इजिली निग्लेक्ट किया जाता है। समझ आ गया? तो चलो नेक्स्ट में मूव आउट करते हैं। यस, होप नेक्स्ट स्क्रीन आपको थोड़ी विजिबल है। चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट एंड द कंडीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। सी दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसमें से काफी सवाल आते हैं, तो भैया ध्यान से समझना इसे, प्लीज ध्यान से समझना। और ये बिल्कुल ना, ये जो आयनिक प्रोडक्ट एंड कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है ना, ये जो हमने रिएक्शन क्वेश्चन जब मैंने ली चार्ट लियर प्रिंसिपल आपको व्हाइट बोर्ड में समझाया था, ये बिल्कुल वैसा ही है, समझ लो। आयनिक प्रोडक्ट एंड द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट इज सेम एज द रिएक्शन क्वेश्चन। अब लेट सपोज एजी इसमें मैंने AgNO3 एंड NaCl का भी एग्जांपल्स लेने हैं, ये मैंने बताया ना। लेट सपोज AgCl अगेन, तो वो Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये सबसे इजी एग्जांपल रहेगा। एंड लेट सपोज इसके पास कोई C मोल्स थे, उसमें से कोई S टूटा, S आया और S आया, तो इसका जो KsP होगा वो S² होगा। एंड जो इसका जो KsP निकल के आया वो 10⁻⁻10 है। समझ रहे हो? आई होप ये सबको क्लियर हो गया। नहीं नहीं, आपकी अभी क्लास नहीं हुई, प्रशांत सर की है। ठीक है, तो भैया हम KsP को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻10। मैंने लेट कर ली बच्चे। तो Ag पॉजिटिव के लेट सपोज, अब इसमें ना कुछ आयनिक प्रोडक्ट एंड ये मैंने सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है, मैंने लेट कर लिया कि लेट सपोज जो Ag पॉजिटिव है उसके पास कोई कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, एंड जो Cl नेगेटिव है इसके पास कोई कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है। तो व्हाट इज के आयनिक प्रोडक्ट, इट इज 10, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आपको 10⁻⁹ दे। और इस 10⁻⁻9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻⁻10। अब इस कंडीशन में मैंने जो KsP लिया था वो 10⁻⁻10 है, मेरे पास KIP, KIP इज आयनिक प्रोडक्ट का,
ठीक है, तो इसमें जो KIP आया वो ग्रेटर आया KSP से ना। Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आई है लेट सपोज वो 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻5 है। अब मुझे इसकी आयनिक प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन चाहिए, तो वही कह रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ये वाला केस। और मैंने क्या देखा कि KSP तो मेरे पास 10⁻⁻10 था, KIP मेरे पास 10⁻⁻9 निकल के आया। बड़ा कौन है? KIP। और हमेशा याद रखना, जब भी मैं कह रहा हूं ना KIP ज्यादा है KSP से, तो प्रेसिपिटेशन आएगी भैया रूम। अब प्रेसिपिटेशन तो सबको पता है, आई थिंक पता है ना, प्रेसिपिटेशन बताने की जरूरत तो नहीं आई थी। यस, टुडे वी विल कंप्लीट द चैप्टर, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग। यस, ठीक है, आज मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका चैप्टर। तो प्रेसिपिटेशन आपको पता ही है, कुछ सेडिमेंटेशन होती है सॉलिड मटेरियल की, है ना। अब अगर मेरे पास KIP इज लेस देन KSP तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। और अगर ये दोनों इक्वल हुई तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? आई होप समझ आ गया। तो ये तो इजी था, है ना। आई होप बच्चे अभी तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो। देखो बच्चे, हमारे मेन मोटिव है केमिस्ट्री में अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करना। केमिस्ट्री रिदम हमेशा चाहता है कि आपकी हमेशा अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो फॉर GA नीट लेवल। तो बस यही है मेरा मोटो। बाकी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा बना रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, देखो मैं आपको फोर्स नहीं कुछ करूंगा, ठीक है। आई होप स्क्रीन विजिबल है। हाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं भैया। ओके, अब एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो भैया मेंस में बड़ा पूछा जा रहा है, बहुत कॉमन आस्ट है ये। मतलब व्हाट इज, ये हर एक इंस्टीट्यूट करवाता ही है वैसे, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है। देखो, अन अकेडमी होगी, PW हो गया, टी सरल हो गया, और वोरा क्लासेस होगी, और आकाश LM, ये सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स, और बाकी जितने भी है, सॉरी मुझे बाकी का नाम नहीं भी याद है। तो ये सारे तो जरूर करवाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ SO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू PPT BaSO4। PPT मतलब प्रेसिपिटेशन, ठीक है। BaS4 in a solution containing 10⁻⁻4 mole of Ba2 positive। आपको एक तो प्रेसिपिटेशन दिखा, एक कंसंट्रेशन दिखा। तो जब भी ये टू टर्म्स लिखे, आयनिक प्रोडक्ट याद करना, कौन से चैप्टर से? आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो भैया ये क्या होगा? 4 × 10⁻⁻10 is the solubility product of Ba2 positive and SO4 negative। Now you are given कि Ba2 positive में 10⁻⁻4 moles है, that you had to be mentioned। तो अब कंसेंट्रेशन ऑफ SO4 नेगेटिव क्या बना? 4 × 10⁻⁻6। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर अब हमें प्रो बनना है हर सिचुएशन। हमें डरना नहीं है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री इज अ वेरी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, सब्जेक्ट। समझ आ गया? अब हम पढ़ते हैं solubility in the case of in the presence of a complex formation। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है बच्चों को, पर हमें इसमें क्या बनना है? प्रो बनना है। अब लेट्स सपोज आई हैड अ बीकर, एंड मेरे पास AgCl है, मैं उसे Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। अब मैंने कुछ NH3 के कुछ मोल्स उसे प्रोवाइड कर दिए। तो अब जब Ag
NH3 के मोल्स प्रोवाइड किए, तो ये बना Ag पॉजिटिव प्लस 2NH3। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, जिसमें हमेशा याद रखना जो Ag पॉजिटिव है वो इतना डेफिशिएंट अमाउंट में होगा कि ये जस्ट अपना गवा देगा पॉजिटिव चार्ज और NH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, AgNH3 ट्वाइस का होल पॉजिटिव चार्ज। ये किन किन बच्चों को क्लियर हुआ। और लेट सपोज इसका पहले एस सॉल्युबिलिटी थी, पर अब इसकी एक्स होगी। एक्स में क्या मान रहा हूँ, व्हाट इज ज्यादा डेफिशिएंट अमाउंट एक्स। और लेट सपोज अब ये अगर बी था तो बी में से कुछ 2s डिसोसिएट हुआ ये, तो इधर मेरे पास एस बना। और लेट सपोज इसकी जो के एफ है, के एफ समझते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन के इक्विलिब्रियम को मैंने के एफ बोला। 10⁻15 है, तो मैंने 10⁻15 को मैंने s बाय x इंटू बी माइनस टू एस के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। इसे किसको समझ आया भैया को? ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आई होप ये क्लियर है, वर्डिक्ट क्लियर है आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। अभी आगे भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, समझ आ गया। मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, देखो मैं हमेशा AgCl का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि अगर एक ही ना रिएक्शन से आपको सब समझ आ जाता है। तो मैंने Ag पॉजिटिव लिया, Cl नेगेटिव लिया, उसे Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट किया। Ag पॉजिटिव है, 2NH3 है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव बना रहा है। और मैंने उसके Ag पॉजिटिव इतना डेफिशिएंट अमाउंट में वो लेट कर दिया कि लेट सपोज इसके कोई बी मोल्स है। तो अगर इसके कोई बी मोल्स है सर, उस केस में हम क्या करेंगे, लेट सपोज इसका पहले जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था वो एस था, और ये बाद में डेफिशिएंट अमाउंट एक्स में आया। और जो 2NH3 था वो पहले बी था, बी में से कोई 2s आया तो s आया इस तरफ। तो 10⁻15 इज बेसिकली इक्विलिब्रियम एट इन द सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो 10⁻15 को हम s बाय x इंटू बी माइनस 2s का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस यही होता है भैया। बहुत बहुत मतलब मैंने स्पीड में बोल दिया, पर यही मेरी समरी है। आई होप आपको थोड़ा फटाफट ना लगा, है ना। लगा है तो मुझे बता दो। चलो, हमारा लास्ट ही टॉपिक है, वेरी गुड, जिससे भी पता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो के एस पी एट इज, लेट सपोज 10⁻−10 ही हमारे पास है ना। मैं हमेशा एक ही वैल्यू लेट करता हूँ, तो वो मेरे अब क्या बनेगा, एक्स इंटू Cl नेगेटिव। एक बार देख लीजिए ये वाले पॉइंट को, ये मैंने कैसे बोला। एक मिनट, कि तेरी तेरा मुखड़ा तक गवा वे हंस के बखानी। चलो, अब इधर आपको क्लियर है ना। मैंने उसे 10⁻−10 ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट माने। तो अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमेशा याद रखना कि अब जब हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे ना, ये इनकी नई कंसेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और NH3 के और Cl नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके आएगा, जिसमें हमने जो Ag पॉजिटिव है उसे बहुत ही डेफिशिएंट अमाउंट माना। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है, ये वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं चलो इसे। 0.1 molar sample of AgNO3 is dissolved in 1 liter of 1 molar NH3. If 0.010 moles of NaCl is added to the solution, will AgCl PPT? तो पीपीटी की कंडीशन क्या होती है कि जो K ऑफ आयनिक प्रोडक्ट है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन K ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KsPAgCl आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, लेट्स फाइंड आउट। तो Ag पॉजिटिव है प्लस 2NH3 है, तो वो मुझे ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और ये आपको गिवन होगा, तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की चिंता नहीं लेनी। तो ऑर्गेनिक में करेंगे, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक में करते हैं हम ये 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन भैया। फिर तो आपके मजे है इस चैप्टर में, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। अच्छा, प्लस टू भी एक्चुअली मेरी क्लास अटेंड कर रही है,
मुझसे बार बार पूछ रही है कि कौन कौन से सर चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको बता दे कि चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो, योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द मोल कंसेप्ट, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपके सभी चैप्टर्स में इम्प्लाई होगा, उसमें आपको मास्टर्स करने हैं। देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपके रिडॉक्स में काम आएगा, जितने भी आपने 12th के चैप्टर्स किए उसमें काम आएगा। ठीक है। थर्ड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। Fourth preference you should given to your complex compound formations, D block सारे elements, P block, B block elements and GOC। ठीक है। और बाकी जितने भी आपके बचे हुए चैप्टर्स है, केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब मैंने लेट कर लिया कि लेट सपोज मेरे पास एजी पॉजिटिव है और वो 2NH3 के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन हुई एजी एंड NH3 ट्वाइस और इसका होल पॉजिटिव। एंड लेट सपोज इस वक्त जो KF था वो 1.6 इंटू 10⁻7 था, तो ये है 0.1, ये है 1। अब ये क्या बनेगा, इसका लेट सपोज x है, तो ये होगा 1 - 2 इंटू 0.1 और ये 0.1 रहेगा, क्योंकि हमारे पास AgNO3 का सैंपल 0.1 था, उसमें जो Ag था वो भी जीरो, उस Ag था उसे मैंने जब इसे डिसोसिएट करेंगे उसका x मानेंगे ना, और उसका इसका क्या मानेंगे NH3 का, यह इसका हमारे पास गिवन है वहां। तो 1 में से टोटल 1 मोल था ना, समझ रहे हो। वन 1 लीटर, 1 मोलर में से हम 2 × 0.1, 0.1, इफ 0.1 मोल ऑफ NaCl, भैया ये वाला हम बाद में, तो 0.1 मोल ऑफ सैंपल ऑफ AgNO3 इज डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ 1 मोलर NH3। तो ये 0.1 है और उसमें से कोई एक्स बना भैया, Ag पॉजिटिव का 0.1 ही तो है, और ये 1 है, 1 में से कोई 2 × 0.1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये 0.1 बना। अब इसमें जो KF की वैल्यू है, इट इज गिवन एज 1.6 इंटू 10⁻7, तो 1.6 इंटू 10⁻7, 0.1 डिवाइडेड बाय x इंटू 0.8 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास जो x की वैल्यू आई, that is 1 into 10⁻−10, which is the concentration of Ag positive। ठीक है। अब सिमिलरली हमें KIP भी निकालना है, जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मल्टीप्लाई करके आता है, तो वो Ag पॉजिटिव इज 10⁻−10, Cl नेगेटिव यू हैव गिवन 10⁻−2, आई थिंक गिवन है। देखो AgCl का है ना, AgCl में भी सिमिलरली सिनेरियो बनेगा ना, है ना, इतना तो आप खुद ही कर सकते हो ना। देखो, जब इसे आप ना ध्यान से समझा करो, 1.8 इंटू 10⁻−10 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय, आपको Ag पॉजिटिव का पता ही है कितना है, 10⁻−10 इंटू जो आप उसे एफ लेट कर लो, तो उससे आपको 10⁻−2 मिल जाएगा, तो ये आपको KIP की वैल्यू 10⁻1। अब जो हमारे पास जो KSP था वो तो 10⁻−10 था, मतलब इसमें जो KSP है वो बड़ा है, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। पर एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, NaCl को भैया मैंने ऐड किया, समझ रहे हो। NaCl को ऐड करने के कारण ही हमारा क्वेश्चन बिगड़, समझ ला, क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को, आई होप मैंने अच्छा पढ़ाया, समझ आ गया सब बच्चों को, इसमें NaCl का कोई रोल नहीं। Let's move to next. Okay, now we are finally moving to acid-base titration, and it's very important topic. So भैया कितना टाइम, मतलब कितना टाइम रह गया,
क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन आपको काफी बार पूछा जाता है। तो मैं अब मछलियों की फोटो लेके आता हूँ अपने स्क्रीन पे। अब हम करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब करते हैं, चलो। तो एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड बच्चे। एसिड बेस टाइट्रेशन को समझने से पहले आपको इंडिकेटर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा इंडिकेटर के बारे में समझा देता हूँ। देखो, इन्होंने इधर मेंशन नहीं करा हुआ, पर पहले हम थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। ओके। ओ, ये पूरी वाइट आ गई। वाइट बिल्कुल नहीं पसंद। हम्म। पहले हम थोड़ा इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। देखो बच्चे, इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर आर दो substances which are used to find the end point of titration। टाइट्रेशन अब क्या होती है, बहुत कंफ्यूजन आएगी, पहले मेरी ध्यान से बात समझो। इंडिकेटर्स आपको अगर मैं 10th के लेवल से समझाऊं, इंडिकेटर्स होते क्या है, जो कि हमें डिटेक्ट करवाते हैं द प्रेजेंस के वेदर दैट फॉलोइंग जो हमारे पास सब्सटेंस है, इट इज एसिड और बेस। ठीक है, और वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द करेक्टरिस्टिक्स। ये वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए है पहली बात। और ये हम देखते कैसे है, ये हम देखते हैं बाय चेकिंग देयर कलर्स। अगर उनका कलर जैसे मिथाइल ऑरेंज है, अगर उसका कलर रेड हो गया, हाँ मैं बोलने तो दो ना। अगर उसका कलर रेड हो गया तो वो एसिड है, और अगर उसका कलर भैया येलो हो गया तो वो बेस है। हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं इंडिकेटर को। पर इस लेवल में ऐसे समझना थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं है। चलो, अगर देखो, अगर इधर है, दैट इज वेरी गुड। मुझे लग रहा है, रैंडम अपने लेवल पे समझ- आपकी जितना भी नेसेसरी है ना वो समझाते हैं। तो इंडिकेटर में बेसिकली कहूंगा किसे, ध्यान से समझना बच्चे, है ना। तो इंडिकेटर के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर के भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। Indicators are the substances which are used to find the end point of titration। टाइट्रेशन होती है, वो सारी चीजें पहले बाद में देखेंगे। और टाइट्रेशन का अगर मैं आपको मतलब भी समझाना चाहूँ, चलो। और अगर मैं आपके लेवल में टाइट्रेशन की बात करूँ, मुझे स्पैम मत करो। अगर मैं आपके लेवल में टाइट्रेशन की बात करूँ, स्पैम देखना, एक मिनट में बंद करूंगी किचन। अगर मैं इनके टाइट्रेशन की बात करूं, तो बेसिकली मुझे कुछ कंसंट्रेशन बताती है किसी चीज। जैसे किसी चीज की भी हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं, सिंपल आपको एक ब्यूरेट गिवन होता है। ब्यूरेट समझते हो, आपने अपने स्कूल्स में जरूर किया होगा। होता क्या है, आपको एक फ्लास्क सा मिल जाता है, फ्लास्क ही बोलते हैं ना, फ्लास्क। ये फ्लास्क है, और आपको एक ब्यूरेट मिलता है, ऐसे ये ब्यूरेट सा होता है। लेट सपोज इसमें मैंने कोई वीक एसिड ही लेट करूं मैं। अब इसमें लेट्स फॉर एन एग्जांपल मैं क्या पुट कर दूं, लेट सपोज इधर मैंने ले लिया आपका कोई भी वीक एसिड, CH3COOH इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर मैंने वो ले लिया और इधर मैंने लेट सपोज NaOH ले लिया ब्यूरेट में, तो ब्यूरेट क्या करेगा,
प्यूरेट करेगा, धीरे धीरे ना ड्रॉप्स गिरेंगे इस एसिड वीक एसिड के ऊपर, और आप थोड़ा कलर एनालिसिस देखोगे इसका। ठीक है, ये होता है एसिड टाइट्रेशन। सिंपल, मैंने हर एक चीज को डिटरमाइन करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यही होते हैं ऑफ द, कि हम इसे चेक करते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन वी एक्चुअली रिएक्ट अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इन योर लेवल, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। सिंपल है। ठीक है, मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH लिखता हूँ। मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि 0 पे सी क्या कलर है। फिर जब मैं 10, लेट सपोज मैं एक छोटी सी ड्रॉप डालता हूँ तो क्या चेंज आया, निग्लिजिबल चेंज आया है। उसके बाद लेट सपोज मैंने इसमें 10 ml में डाल दिया, तो क्या उसकी हाइड्रोलिसिस हुई है, उसका बफर बनेगा। यस, उसका बफर बनेगा, एसिडिक बफर। ठीक है, अगर मैं और डालूं फिर उसका सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस होगा, फिर और डालूं क्या होगा। फिर एक टाइम आएगा जब वो अपने इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, कि जब ये एसिड भी ना हो, बेस भी ना हो। सिंपल। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होता है, ये इसका कलर बदलना नहीं रुक जाता है। ठीक है, ये बेसिकली NaOH पूरा ही बन जाता है एक हिसाब से। तो जिन बच्चों को बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पहले ये समझे, उन्होंने आई थिंक समझ लिया। अब मुझे इंडिकेटर को बड़ी ध्यान से समझाने दो। इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस जो हमें एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बताती हैं। टाइट्रेशन समझ आ गया ना, जब वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ही आप, इक्विवेलेंस पॉइंट इज अलग, एंड पॉइंट इज अलग। इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड भी नहीं होता, बेस भी नहीं होता। पर जो एंड पॉइंट होता है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आता है। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब जब पूरा आपका बेस बन गया, लेट सपोज। ठीक है, तो मैं क्या लेट कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं कि इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि जो सब्सटेंस है, दे आर एक्चुअली अचीविंग देयर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन और नॉट। ठीक है, और इसके के लिए हम कोई इंडिकेटर कांस्टेंट्स होते हैं। लेट सपोज आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा एच, लेट्स आई थिंक HLN है। और अगर मैं इसे इक्विलिब्रियम में रखूं तो ये मेरा कोई H पॉजिटिव बना रहा है, और लेट सपोज कोई LN नेगेटिव बना रहा है। और इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ LN निकालूं, LN समझते हो ना, टाइट्रेशन के लिए मैंने ये इंडिकेटर के लिए यूज किया, तो ये IN है, IN में। ये जो हाइड्रोजन है ना, उसके साथ कोई इंडिकेटर होता है, लेट सपोज, तो वो मुझे H पॉजिटिव और इंडिकेटर का IN नेगेटिव दे देगा। तो इसका जो KIN है, इट इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, concentration of IN negative divided by concentration of HIN। ये होता है सिंपल। और जो KIN होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इससे हम क्या देते हैं, इंडिकेटर कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडिकेटर कांस्टेंट कहते हैं। सिंपल है भैया। ठीक है, और इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। समझ आ गया। अब ये सेव कर लूं मैं अपनी ड्राइंग ये वाली, पर आई थिंक सेव नहीं होगी। ठीक है, अब सेकंड चीज को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि समझ आ गया ना। मैंने बस आपको उसका वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझाना था कि जो मेरे पास KIN है, वो K पॉजिटिव और IN नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ। वो K पॉजिटिव और IN नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ, तो उसका जो, उसको मैं लिखूंगा कैसे, उसके जो इंडिकेटर का कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू H पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर नेगेटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय KIN। ठीक है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंडिकेटर रेंज। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर रेंज। सो लेट आई राइट
we are going to discuss with the indicator range. तो इंडिकेटर रेंज को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर रेंज क्या होते हैं? देखो, अगर मैं उसे रीराइट करना चाहूँ, क्या मैं उसे अब ऐसे लिख सकता हूँ, जो इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड के आई एन इंटू concentration of HIN divided by concentration of HIN. अब हम इसे ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, IN। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? H पॉजिटिव इज इक्वल टू KIN, इट इज इक्वल टू KIN, एक मिनट, इट इज इक्वल टू KIN इंटू HIN डिवाइडेड बाय IN। समझ रहे हो? इसे मैं ऐसे लिख दूं बच्चे, इट इज H पॉजिटिव KIN इंटू HIN, HIN ये पूरा है, डिवाइडेड बाय IN इंडिकेटर। मैंने बस उससे रीराइट कर दिया। तो अब इनका लॉग वगैरह लगे तो मुझे क्या मिलेगा? जो इसका जो पीएच होगा, इट इज इक्वल टू PK ऑफ IN प्लस लॉग ऑफ HIN डिवाइडेड बाय IN। समझ गए? तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ, बस आप अगर उससे याद कर लोगे ना कि इंडिकेटर कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव डिवाइडेड बाय HIN, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ठीक है, मुझे बस एक मिनट दो। एक मिनट बच्चे, बस एक मिनट। खूब दिख रही हो स्क्रीन? हाँ जी, बस मुझे एक मिनट दो, बैटरी खत्म हो गई है ना। तो आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो गया हो। बच्चे, वो ब्लैक स्क्रीन थी, वो कैसे विजिबल होगी? अभी तक आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो। मुझे बस एक मिनट दो। एक मिनट बच्चे। चलो, आई होप अभी तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। आपने वो देखना है? ठीक है, आई होप सब बच्चों को दिख रही हो अब मेरी स्क्रीन, है ना? तो आई थिंक अभी सबको गिवन है। और ये अभी मैं क्या कर पा रहा हूँ बच्चे, ये जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली डिटरमाइन द इंटेंसिटी के कलर कैसा आएगा। समझ रहे हो?
और जो कलर है ना, ये इसका जो कलर है सोल्यूशन का, इट डिपेंड्स अपॉन द कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज। जनरली दो कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज होती है। मैंने उसे उसे कहा उसे मैंने क्या कहा है, HIN। और एक मैंने एक मैंने कहा है उसे, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, एक को मैंने कह दिया आपका HIN, और एक को मैंने कह दिया आई। एक मैंने इसे एक को कह दिया HIN, और एक को मैंने कह दिया HI नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने दो कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज कह दी। ठीक है, तो ये दो कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज आई हैड लेट। ठीक है, मैंने दो कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज कह दी, एक मैंने HIN बोला, एक मैंने आई नेगेटिव बोला। ये दो कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज है which are used to determine the color of the species, which are used to determine the color of the solution, जो उनके रिलेटिव अमाउंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनको रिक्वायर होती है बेसिकली, एक अगर मैं एक एवरेज लगाऊं ना, तो तो इनके कुछ डिस्टिंक्ट कलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ IN if its concentration is approximately 10 times greater than that of HIN। सिंपल। मैंने देखो, मैंने दो करेक्टरिस्टिक स्पीशीज की बात की आपके सामने, एक मेरे पास है IN और एक मेरे पास है HIN। सिंपल बच्चे, HIN क्या होता है? HIN एक कलर इम्पार्टिंग स्पीशी होता है। इसकी जो वैल्यू है, इट इज इसकी जो इट ये सिंपल, ये वाली जो IN है ना, इसकी जो वैल्यू है, इट इज 10 times ग्रेटर लेट देन HIN। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इट इज 10 times ग्रेटर देन HIN। ये होता है बेसिकली। हाँ, मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव होता है डिवाइडेड बाय द concentration of HIN, it is equal to 1/10। ठीक है, ये 1/10 की इक्वल होती है। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है, एक को मैंने IN नेगेटिव मान लिया भैया, एक को मैंने IN नेगेटिव मान लिया, एक को मैंने HIN कह दिया। मैंने कहा इसकी जो कंसेंट्रेशन है, इट इज 1/10। सब सब आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। और इनका जो परसेंटेज आयोनाइजेशन होता है ऑफ द इंडिकेटर, इट इज IN नेगेटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, आई एम सेइंग, इनका जो कंसेंट्रेशन होता है, इट इज IN IN नेगेटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HIN प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ IN। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज बेसिकली, इसकी जो निकल के आती है, इट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसका परसेंटेज में डाल दूं, मतलब इंटू 100 कर दूं, IN मेरा बेसिकली क्या हो गया, 1/10। तो इट्स 1/10 इंटू 100, 100 अपॉन, तो हाँ, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली होता है 9.1%। ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं, और ये एवरेज परसेंटेज होती है। मुझे पता है अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, और इसमें जो हम pH की वैल्यू निकलते हैं ना, इट इज बेसिकली P K ऑफ इंडिकेटर
+1, ये इसकी ये वैल्यू निकल के हम इसे अप्रोक्सीमेटली ये कहते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी तक किसी को समझ नहीं आया होगा। पर बच्चे, वही ना, हर चीज समझनी पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। और इस टाइम अगर मैं परसेंटेज, अच्छा आपको फर्स्ट रेंज के लिए क्लियर हो गया ना? वो मेरी, ये अभी तक जो मैंने करवाया ना, ये दिस वन, दिस इज द रेंज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ पीएच इज इक्वल टू PKIN-1, ये मैंने इसके के लिए बताया। ठीक है, कि मैं बताना भूल गया था कि ये मैंने रेंज किसके के लिए डिफाइन की, फॉर पीएच इज इक्वल टू PKIN-1। अब ये जो नई रेंज है विच इज पीएच इज इक्वल टू PKIN+1, इसके के लिए क्या वैल्यू होती है? इसकी जो परसेंटेज की वैल्यू होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, जब आप कैलकुलेट करोगे, इट इज इन वाटर 91.1%। फॉर pH is equal to PKIN+1. It is for PKIN+1 and 9.1% for pH is equal to PKIN-1। ठीक है, और इसी रेंज में, इन दोनों रेंज में ही कलर ट्रांजिशन अक्कर होती है। इन दोनों रेंज में क्या होती है? कलर ट्रांजिशन अक्कर्स। कलर ट्रांजिशन अक्कर्स। ठीक है, इन दोनों रेंज में ही कलर ट्रांजिशन आता है। समझ आ गया? अभी मैंने जो बताया मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, अभी तक जो बताया, क्योंकि उसके बाद थोड़ा नया कंसेप्ट आ जाना है। तो मैं जरा स्लाइड शो को थोड़ा एंड करना चाहता हूँ और मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब समझाते हैं। ठीक है, अब मेरी ध्यान से बात सुनना, पहले मुझे नई 2 स्लाइड्स ऐड करने दो। ठीक है, और जो मैंने, ये जो 2 स्क्रीनशॉट लिए थे, कर गए हैं? अरे, पीएनजी में फिर सेव होके गए का कुछ भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। चलो, कोई बात नहीं। अब मुझे अच्छी तरह से एक बार चीज बताओ। देखो, जब भी मैं एक इंडिकेटर, देखो मैं ना बहुत अब आराम से समझाऊंगा, ये जो मैंने 15 मिनट समझाया, आई थिंक किसी को अभी समझ नहीं आया होगा। पर जो मैं बताऊंगा उसकी ज्यादा अहमियत है। ठीक है, अगर वो समझ आ गया ना, फिर ये कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो, मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ पीएच की। जो पीएच की ना, मैंने 2 कंसेंट्रेशन टर्म्स की बात की आपके सामने।
मैंने दो कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज की बात की है। एक मैंने को HIN लेट कर दिया और एक को मैंने IN नेगेटिव लेट किया। उसकी मैंने दो उसका मैंने लेट किया कि जब मैं HIN को तोड़ूंगा मुझे मिलेगा, एक मुझे मिलेगा H पॉजिटिव और एक मिलेगा IN नेगेटिव। वेयर जो HIN है एंड IN नेगेटिव है, दीज आर कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज। ठीक है। तो इसकी जब मैं KIN डिफाइन करूंगा, इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव IN नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HIN। तो H पॉजिटिव के, अब इसके अगर मैं रेंज को डिफाइन करूं तो H पॉजिटिव को मैं क्या लिख सकता हूँ? KIN डिवाइडेड बाय HIN, है ना। सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि जनरली हम दो कलर इम्पैक्टिंग स्पीशीज की बात करते हैं। एक मैंने बात करनी है HIN और एक IN नेगेटिव। आप अपनी बुक्स में देखोगे यही लिखा होगा। ठीक है। अब ये दोनों कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। और इनकी लेट सपोज इसमें जो जो कल इसके जो एवरेज की मैं बात करूं, इसमें जो IN नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन होती है ना, इट इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ HIN। और जो IN नेगेटिव और HIN की रेशो होती है, इट इज इक्वल टू 1/10। समझ आ गया? क्योंकि ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव होती है ना, जो दूसरी कलर इम्पार्टिंग स्पीशी है, वो 10 टाइम होती है द फर्स्ट कलर इम्पार्टिंग स्पीशीज। ठीक है। और उसके परसेंट और मैंने एक डिफाइन किया है फॉर द फर्स्ट, pH इज इक्वल टू PKIN-1। उसमें जो परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर 9.1% आता है। और जब मैं सेकेंड के लिए डिफाइन करता हूँ pH इज इक्वल टू PKIN+1, उसमें आ रहा है 91.1% आई थिंक। ठीक। और इन दोनों जो मैंने रेंजेस बोल रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में आपका ट्रांजिशन कलर का टेक प्लेस आ। ठीक है। और ये बिल्कुल डिफरेंट है आपने जो 10th में इंडिकेटर्स का। ठीक है। समझ आ गया? अब वही चीज इधर एक्सप्लेन की है। आई थिंक अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। अब जब हम सिलेक्शन करते हैं, देखो, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। Selection of indicator is very, very important. तो अब हम सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली मैं ही डिस्कस करवाऊंगा, तो पूछने वाली बात ही है। तो अब हम सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। सी, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है। हमें जब भी हम इंडिकेटर की बात करते हैं फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने बोला ना, ये वाली अब कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अभी हम इस टॉपिक जो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर है, अभी ये बाद में पढ़ो। रेंजेस समझ आ गई ना, बस उससे समझ आ रहा है। एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करूं, अगर मैं टाइट्रेशन ऑफ द वीक एसिड की बात करूं भैया, अगर मैं हाँ जी, अगर मैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, देखो हमारे सिलेबस में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ही है। मैंने लिया है वीक एसिड CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो इन दोनों की टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। मैंने इसके के लिए क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने वीक एसिड डाला, एक इंडिकेटर डाला। मैंने लेट किया, लेट सपोज आई हैव हैविंग 50 ml of 0.1 molar CH3COOH and it is titrated with 0.1 molar NaOH solution, and you had to calculate the pH of the solution after addition of 0 ml, 10 ml, 25 ml, 40 ml, 50 ml, and 60 and 70 ml of NaOH, let's suppose. So let's study बच्चे about it. मुझे टाइम देखो, अभी टाइम नहीं स्टॉप करता। चलो ये तो अच्छा है अगर ये ऐसे करते हैं। बच्चे अभी हमें वो ही जानना है
क्या एक्चुअली क्या पंगा पड़ रहा है टाइट्रेशन में यार। अब स्क्रीन विजिबल है। तो मैंने टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जिसमें मैंने एक ब्यूरेट लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वीक एसिड है, ब्यूरेट में NaOH है, 0.1 मोल है। ठीक है, अब ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं क्या कह रहा हूँ, ब्यूरेट में से गिर रहा है आपका क्या, NaOH। मैंने पहले लेट किया कि लेट सपोज फर्स्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH है 0 ml। तो इसका मतलब है सिर्फ CH3COOH ही प्रेजेंट है। तो इसके के लिए जब मैं Ka/C की वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻1। कंसेंट्रेशन भैया, Ka की वैल्यू गिवन है, तो 10⁻⁻4 आ रहा है। और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है, Ka/C का स्क्वायर, वो 10⁻³ आ रहा है। मतलब इस वक्त जो pH है वो CH3COOH का कितना है, 3 है। अब मैंने वॉल्यूम ऑफ NaOH को 10 मिलीलीटर मान लिया। अब मैं इसमें बफर यूज करूंगी। मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि लेट सपोज मेरे पास CH3COOH का 550 इंटू 0.1, 5 मोल्स है। तो NaOH के 1 मोल है। अब मैं इसे डिसोसिएट करवाऊंगा तो 4 और 1 रह गए, है ना, 4 और 1 रह गए। मैंने कहा अब मैं इसका अगर pH कैलकुलेट करूं, इट इज इट इज बेसिकली, हमने एक फॉर्मूला नहीं किया था, 5 + log of 1/4, तो ये 4.4 आएगा। मतलब जब मैंने बेसिकली जब मैंने बेसिकली 10 ml का वॉल्यूम ऑफ NaOH डाला तब तो इतना है ना, समझ रहे हो। जब मैंने 10 ml का वॉल्यूम डाला तब तो इतना आया भैया। और इस केस में हमारा pH का फॉर्मूला आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब कुछ आपको। कितना बन रहा है, 5 + 1/4। जो मैंने इधर स्टडी कर पाया ना, सेम है भैया, सेम है। इधर 1 बना, 1/4 ही बना। pH इज इक्वल टू 4 + 1/4, 5 + 1/4। 5 किसका, CH3COOH का, +1/4। और जब मैंने 25 ml ऐड किया वो बफर बन गया। मैंने क्या बोला, CH3COH था, NaOH था, ये मेरा बना CH3CO माइनस Na पॉजिटिव वाटर। अब इसका 5 है, और अब मेरे पास 25 ml है, मतलब इसका 2.5 है। तो इसकी मेरी कंसेंट्रेशन 2.5 बनी और ये 2.5 बना। अब इस समय अगर मैं बफर की वैल्यू निकालूं, मतलब जो pH है इसकी वैल्यू निकालूं, ये मेरी क्या बन गई सर, ये मेरी बन गई 5। 5 मेरी किसकी है, CH3COOH की, प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मेरी क्या बन रहा है, 5 बन। समझ आ गया। देखो सेकंड और थर्ड सिनेरियो में सिंपल बफर का रिजल्ट यूज हुआ है। मैंने अब बफर का रिजल्ट कैसे यूज किया है, मैंने सिंपल ना बफर का रिजल्ट यूज किया है उसमें। समझ रहे हो, मैंने उसमें सिंपल बफर का भैया रिजल्ट यूज किया। लॉग ऑफ concentration of product by reactant plus concentration of that acid। तो ये हो गया 4 + log of 1/4, तो ये मेरा 4.4 ही आ रहा है ना। और जो इसका जो वॉल्यूम है, इट इज 5 + log of 2.5/2.5। तो इसका जो pH आ रहा है वो मेरा 5 आ रहा है भैया। समझ आ गया। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, मैं वॉल्यूम 40 ml ले रहा हूँ। अब जब आप ऐसे फिर से करोगे तो अब इस केस में क्या बनेगा,
हाँ, कब क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। 5 - 1, 1/4। आपका कुछ 5.6 बन रहा है आई थिंक, है ना, पीएच इस केस में। ठीक है, और अब फाइनली जब आप 50 ml डालोगे तो आप इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कर लोगे। इक्विवेलेंस पॉइंट देखो, इक्विवेलेंस पॉइंट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ध्यान से समझना। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH इंडिविजुअली पहले था ना, स्टार्टिंग में था, और अब हम 50 ml ऑफ CH3COOH में पहुंच गए। इसका मतलब है भैया, अब हम दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। जा जो जो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड है वो इक्विवेलेंस ऑफ बेस के इक्वल हो गया है, मतलब जब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग ना एसिड है ना बेस, तो तब हमने ये चीज अचीव कर लिया है। अब हम सिंपल जो पीएच का हमने फॉर्मूला नहीं किया था, हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग ऑफ C, वो अप्लाई कर देंगे। सर वो अप्लाई कर दिया मैंने। मेरा 8.85 आएगा इस केस में। ठीक है, हाँ, इक्विवेलेंस पॉइंट में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बाकी वाले में मैंने आपको समझा दिया। अब जब 60 ml हो गया, 60 ml में तो भैया NaOH ही बहुत बन गया। अब उसके बाद तो NaOH ही बनेगा ना। तो NaOH बना सर, मतलब पहले कितना था, पहले तो 5 था। पहले जो उसकी कंसेंट्रेशन थी वो 5 थी ना, 50 इंटू 0.1 टू 5 हो गया। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 60 इंटू 0.1 माइनस 50 इंटू 0.1 बाई 110, टोटल 100 + 10, टोटल ना भैया, ये देखो, टोटल इट इज 1/100 अपॉन 10। तो जब हम इसका पीएच कैलकुलेट करेंगे इट इज 11.94। ठीक है, हाँ, मतलब धीरे धीरे हम जैसे जैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल रहे, पीएच बड़ी बड़ी जा रहा है। और ये मैंने 0 m, इस मतलब जो वॉल्यूम ऑफ NaOH था, जब वो 0 ml और 50 ml के विचकार था, तब हम एसिडिक बफर बोल रहे हैं। तब एसिडिक बफर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा था, जब एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ NaOH था वो 0 ml और 50 ml के बीच में था। जब वो 50 ml पे पहुंचा, तब मैंने हाफ ऑफ PKW प्लस, ये मैंने कब करवाया था, बफर में, बफर में ही था ना, हाफ ऑफ PKW, तब वो एक्चुअली बेस बना पूरा सा। हाफ ऑफ PKW प्लस पी लॉग ऑफ C प्लस लॉग ऑफ C, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जो मैंने ये वाला नहीं किया, PK प्लस log ऑफ C। और फाइनली जब पीएच 60 बना तो मैंने इससे जो OH नेगेटिव आयंस के कंसेंट्रेशन है उसे मैंने कैसे लिखा, जो हमारी 60 इंटू 0.1 है माइनस 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, 110। ठीक है, तब मेरी 60 + 50, ओरिजिनली जो 50 ml ऑफ CH3COH था ना, अब 60 वॉल्यूम ऑफ NaOH था, तो इन दोनों का प्लस करो तो 110 ही बनेगा। और अब हमने इसका ग्राफ एनालाइज किया, तो पहले pH 3 था, पहले pH 3 था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, पहले 4 पे पहुंचा, फिर अचानक से बढ़ गया। अचानक से बढ़ गया ना, देखो ना, अचानक से बढ़ा। 4.4 के बाद डायरेक्टली 5.6 हुआ, 4.4 के बाद 5 हुआ, फिर 5.6, फिर अचानक से यू कैन से एक ह्यूज गैप आया एंड ये 8.85 बन गया, फिर ये 11.94 बन गया, है ना, समझ आ गया। मतलब तब पहले pH 3 थी, 3 से स्टार्टिंग pH इज इक्वल टू PK हुआ, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा, फिर बहुत तेजी से बढ़ा, और फिर 11.94 बन गया। और इक्विवेलेंस पॉइंट आपका कब अचीव हुआ, 8। समझ आ गया आई थिंक, समझ आ गया ना, ये ग्राफ बहुत बार पूछा गया, समझ आ गया।
और ये अब ये होता क्या है, मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि पहले एक एसिडिक बफर वन बनता है। मैं ये ग्राफ ड्रॉ किया ना, इधर जब पीएच इज इक्वल टू पी के ए वन होता है ना, पहले कोई एसिडिक बफर ए वन बनता है। देखो हमेशा याद रखना, ग्राफ में जब आप प्लॉट करते हो ना, तो जब हम पीएच इज इक्वल टू पी के ए वन लिखते हैं ना, कभी भी ये एंड पॉइंट्स पे नहीं आते, मतलब कभी भी इधर नहीं आएंगे इधर नहीं आएंगे, ये हमेशा विचकार होंगे, एक रेंज विच होंगे, जो कि मैं तो हम पढ़ा चुका हूँ। वो रेंज किसी काम दी नहीं है, वो आंदी नहीं। वो तो मैंने ऐसे आपको रेंज बताने के लिए बताई थी। तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए वन एंड पीएच इज इक्वल टू पी के ए टू। मतलब होता क्या है, बेसिकली एसिडिक बफर वन बन गया, फिर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में के ए वन इस्टेब्लिश हुआ, फिर एक एसिडिक बफर टू बना, फिर एक के ए टू बनेगा। ऐसे ऐसे मैंने शो किया इधर। फिर एक इक्विवेलेंस पॉइंट वन, pH is equal to pKa2, इक्विवेलेंस पॉइंट टू। ये H2S एंड NaOH के बीच में होता है। हाँ, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तब तब आपका पहले एक एसिडिक बफर वन बनता है, फिर आपका एक इक्विवेलेंस पॉइंट वन बनता है, फिर एक एसिडिक बफर टू बनता है, फिर एक इक्विवेलेंस पॉइंट वन बनता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, जैसे स्टेपिंग स्टोन होते हैं, जैसे स्टेप्स नहीं होते स्टेयर्स के, वैसे ग्राफ में कह सकते हैं। मेरा गला बहुत खराब हो गया। और जो ये वाला है, ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा कि पहले जो ग्राफ था वो ऐसे कांस्टेंट रेट से धीरे धीरे बढ़ा, फिर अचानक बढ़ा एक इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद। समझ आ गया? आई होप समझ आ गया सब बच्चों को। देखो बच्चे, इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर ना, फेनोल्फथैलीन, ये देखो फेनोल्फथैलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो अब यही बच गया, समझ ली। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस बच्चे, अब मैं आपको बस एक स्क्रीन दिखाऊंगा, ये अभी रहने दो। ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ना एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। तो उसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। यानी ये हुई नहीं, आई थिंक सेव, एक मिनट बच्ची, आपको दिखेगा ही वो स्क्रीन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा बताया जाए आपको। मैं आपको ये ना स्लाइड शो में ही बता देता हूँ। या स्टार्ट द बिगिनिंग। नहीं नहीं, इधर से स्टार्ट करना है। यस, आई होप सबको विजिबल है ना? अब बस यही टॉपिक रह गया है, और ये मेरे ख्याल से 10 मिनट का भी नहीं, ध्यान से समझना। देखो बच्चे, अब हमने बात करनी है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ एन इंडिकेटर। देखो, जब भी हम एक इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे ना, आपको याद रखना है कि उसका, जब भी हम एक सिलेक्शन करते हैं ना इंडिकेटर की, तो उसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ना ऑफ एसिड बेस हाइड्रेशन, वो पास होना चाहिए। मतलब जैसे pH of solution है, it changes steeply and the pH range of the steep change depends upon the nature of acid base pair being titrated। ठीक है, अगर मैं टाइट्रेशन बात करूं एक वीक एसिड और वीक बेस की, तो वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो करती है। ठीक है, और जब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन पीएच की बात करूं, लाइक फिनोप्थैलिन की, मिथाइल ऑरेंज की, लिटमस की, ठीक है, लिटमस की,
मैचेलाइट ग्रीन की, एजेरियन ब्लूज की, ये कुछ है, पर आपको याद सिर्फ फेनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज के पीएचएस याद करने हैं। ओके, तो इनका जो कलर है ना, ये इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ट्रांजिशन रेंज, और ये स्टीप पोर्शन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व से हमें पता लगता है। मतलब याद रखना कि जब भी हम पीएच की बात करते हैं, इनकी जो पीएच की वैल्यूज है ना, ये हमेशा एंड पॉइंट पे नहीं मिलेगी। या तो इधर मिलेगी, या इधर मिलेगी, या इधर मिलेगी, कभी भी इधर नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, ये हमेशा एक कर्व पे लाई करती है। और लेट सपोज ये है, तो ये हमेशा इधर लाई करेगी, ये कर्व पे लाई करती है हमेशा। ये बात आई थिंक सबको क्लियर होगी। ठीक है। और अब मैंने एग्जांपल लेना है फिनोल्फथैलीन का। फिनोल्फथैलीन एसिडिक फॉर्म में कलरलेस होता है, पर ये पिंक बाद में बन जाता है। ठीक है, ये बाद में क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है। और एक मिनट, मैं फुल स्क्रीन क्यों नहीं की, जस्ट गिव मी अ मिनट। है ना। ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आपने करना, आप कर लेना, ये देखो। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वैसे हम जीओसी में करेंगे फिर से। पर जो चीजें इधर बताने वाली होती है मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इधर मैंने फिनोल्फथैलीन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हम एचपीएच कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है इसकी, फिनोल्फथैलीन की। तो आप इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर एनालाइज करते हो तो ये कलरलेस होता है। पर सर अब ये पिंक में कैसे फॉर्म होता है देन? तो होता क्या है, इसमें जो ओ होता है ना, ये ओ को ना ये वाला बॉन्ड तोड़ना होता है। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ लेगा, तब ये जो इधर जो कार्बन होता है ना, ये इसके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और अपना ये बॉन्ड तोड़ के अपना एच पॉजिटिव कुर्बान कर देता है, और पिंक कलर बन जाता है। देखो, पिंक कलर मतलब बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म में मतलब एच पॉजिटिव आयंस डोनेट करने हैं, अकॉर्डिंग टू अरीनियस बेसिक बेस कंसेप्ट। तो वो अपने एच पॉजिटिव आयन को लूज कर हाँ, एच पॉजिटिव आयंस भैया गेन कर ले। ठीक है, ओ एच नेगेटिव आयंस इसे चाहिए होती है, अपने एच पॉजिटिव आयंस को दे देते हैं। तो ये होता क्या है, ये ओ नेगेटिव एक सेपरेट सा बन जाता है, और इस फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाता है। तो ये आयोनाइज हो गया, ये बेसिकली ना अपने एक पीएच ट्रांजिशनल रेंज में आ जाता है। ये वैसे लाई करता है PKIN-1 और PKIN+1 में लाई कर लेता है, और ये पिंक कलर बन जाता है। तो ये कुछ ऐसा होता है। ये मैंने बस एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, इतना नेसेसरी नहीं है, मतलब आपको बता दूंगा ये स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आपको सिखाऊंगा ये ड्रॉ करने। ओके, अब ध्यान से समझना। फिनोल्फथैलीन कलरलेस होता है, बेस फॉर्म में ये पिंक होता है। अब जब इसका एसिड फॉर्म होता है, जो कि विजिबल एसिड फॉर्म होता है, दैट इज 8.3 एंड 10। ठीक है, 10 इसका बेस वाला होता है, एंड 8.3 इसका वो वाला होता है। तो आप ये देख भी सकते हो, ये मिथाइल ऑरेंज का ये रहा इसका टाइट्रेशन वाला। तो इधर आप देख भी सकते हो, pH 6 एंड 10.5 है, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये पीएच बेसिकली 8, जो एसिड का विजिबल पीएच होता है वो 8.3 होता है, एंड जो बेस का विजिबल पीएच होता है वो 10 होता है। जो कि आप इधर देख सकते हो कि कर्व्स की आई बिटवीन कर्व स्टार्ट फ्रॉम 6, तो ये वाला इंक्लूड नहीं करना। 8.7 और 10.5 के बीच वाला ट्रांजिशनल रेंज लेंगे होंगे। तो वो क्या है हमारे पास, 8.3 एंड 10, ये बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में कुछ ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं JEE वाले। और ये आपको ये पॉइंट्स बता देंगे, यू हैड टू डिटरमाइन कि विजिबल पीएच की क्या रेंज होगी। इधर ये लेबल कर देंगे A B, एंड ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं 8.3, 8.4, 8.5, 10, 10.1, 10.2, ऐसे कुछ। तो आपने बोलना इसमें, सर इसमें 8.3 होगी एंड इसमें 10 होगी basically। ठीक है, और उसके बाद होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अपने एसिडिक, जब एसिड में पुट करते हैं रेड हो जाता है, बेस में पुट कर देते हैं येलो हो जाता है। इसका जो एसिड का विजिबल पीएच है वो 3.2 होता है, एंड बेस का विजिबल पीएच 4.5 होता है।
इन्होंने 3.3 और 4.4 लिख दिया, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, इतने रेंज में ही होता है, तो आप इसका देख सकते हो। मतलब सर, इसका जो ग्राफ होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है। एक मिनट, दिस इज इधर से इधर होता है, मतलब पीएच जब आपका 3.3 टू 4.5 हो गया, 3.2 टू 4.5 के बीच में एक ट्रांजिशनल चेंज आता है। समझ आ गए? ये ऊपर वाला इंडिकेट कर रहा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन। तब हमारा मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थैलिन की रेंजेस बताई हुई है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, ये कुछ ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ्स की स्टडी तो आप खुद भी कर सकते हैं, 4, 5.3 एंड 7। ठीक, समझ आ गया ये? क्योंकि इंडिकेटर्स पार्ट इतना ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाता, बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार हम इसे एनालाइज कर ले। ग्राफ्स इतने नहीं पूछे जाते, पर ये है कभी कभार JEE वालों का मन करता है वो डाल देते हैं। तो भैया आज के लिए मेरे मेरे ख्याल से बहुत हुआ, मैंने आज आपका बहुत ज्यादा इस चैप्टर में टाइम लगा दिया। पर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, ये आपको लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी हो। डू ला सब्सक्राइब विद द चैनल, एंड अगर कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ